साथियों, क्या आपको पता है कि आखिर ये होम रूल मूवमेंट था क्या? आखिर इस में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का क्या सहयोग था? आखिर ये क्यों जरूरी होता है हमारे हमारे देश को आज़ाद करने में? इसकी क्या भूमिका थी? क्यों जरूरी है हमारे लिए पढ़ना? अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं तो चलिए देखते हैं आगे। हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजय गुप्ता आप सभी मित्रों साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम झकास होंगे। सो आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ। हम एक वीडियो में एक टॉपिक को लेकर के इतिहास के एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ कल हम जो है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट जो था हमारा 1916 में, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और 1916 की ही एक घटना है, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन जो था वो उस आंदोलन के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसमें होम रूल मूवमेंट जो था उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक का क्या सहयोग था, आखिर कैसे इन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया। आगे उसमें एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग में जो है एनी बेसेंट का क्या रोल था, क्या उनका इम्पोर्टेंस था, उन्होंने कितना सहयोग किया, उस सब चीज़ों को आज हम डिटेल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये जो है इसका पीडीएफ मैं जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहां से इजीली जो है टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और इतना ही पढ़ना है आपको, इससे जो है आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 100% यहाँ से अगर होम रूल लीग से क्वेश्चन बनेगा तो 100% इसी में से बनेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं, बिना देरी के हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो जो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक मिनट। अच्छा, अरे यार क्या हो गया ये। चलिए, तो गांधी युग हम लोग पढ़ रहे थे। गांधी युग में जो है हम, क्योंकि गांधी का जो एक तरीके से गांधी जी का जो एक राजनीतिक कैरियर माना जाता है, वो उन जब जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 1915 से ही उनकी स्टार्टिंग होती है कि तब जाके गांधी जी भारत में जो है क्रांति को लेकर के या जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक एक्टिव मूवमेंट में आते हैं। तो अब उसी ये जब गांधी जी 1915 से एक्टिव होते हैं, उसी के दरमियान ये सब सारी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हम इस चीज को गांधी युग में या गांधी एज में जो है इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? होम रूल आंदोलन है, होम रूल मूवमेंट जो है हमको आज डिटेल डिस्कस करना है। चलिए इसमें से आगे हम बढ़ते हुए फटाफट आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि होम रूल की शुरुआत अगर एक तरीके से देखा जाए तो दो लोगों ने किया है। एक जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया है। बाल गंगाधर तिलक क्या था, उस समय एक बहुत चर्चित नेता के रूप में उभरे थे। उनको जो है जेल में डाल दिया गया था, और जेल से जब वो वापस आए थे तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी कि जिससे वो अपनी सक्रिय जो देश की आज़ादी में अपनी सक्रियता को जो है दिखाने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। अब उनको प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलता, कहाँ से रह करके वो अपनी बातों विचारों को जो है आगे रखते हैं, आगे जो है तब उन्हें जो है एक प्लेटफॉर्म मिलता है होम रूल। उसी होम रूल के माध्यम से अपनी बात को वो जनता तक पहुंचाते हैं। बाद में उन्होंने दो पत्रिकाएं भी जो है प्रकाशित किया था, एक मराठा और एक केसरी किया था। जो कि मराठा है तो मराठा, लेकिन वो मराठी भाषा में नहीं था, इस चीज़ को आप ध्यान देखिएगा। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे सब चीज़ मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन पाता है कि मराठा लोग देख के बदल देते हैं हाँ ये मराठी भाषा में होगा, जबकि मराठा जो पत्रिका था उनका वो मराठी भाषा में नहीं था, वो इंग्लिश भाषा में था। जबकि जो उनका केसरी जो पत्रिका था वो मराठी भाषा में था। ठीक, उसके बाद जो है एनी बेसेंट जो है एक आयरिश महिला है, वो भी होम रूल की स्थापना, हालांकि जो इसका कॉन्सेप्ट था होम रूल का, अच्छा होम रूल का मतलब आप समझ गए होंगे। होम रूल मतलब होता है स्थानीय स्वशासन, मतलब यहाँ पर कोई बाहरी आदमी आकर शासन नहीं करेगा। हम भारत के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग जो है हम पर शासन करेंगे। यही इस होम रूल मूवमेंट का एक मेन उद्देश्य था। अब एनी बेसेंट, ये जो होम रूल का कॉन्सेप्ट आता है, ये आयरलैंड की एक महिला है एनी बेसेंट, उनका ही कॉन्सेप्ट है। हालांकि उसको इस भारत में शुरू होने से पहले ही इसकी शुरुआत जो है एनी बेसेंट ने लंदन में कर दिया था, बाद में वो भारत में लेके आती हैं। तो इस तरीके से एनी बेसेंट और
बाल गंगाधर तिलक दोनों मिल जो है अपना अपना होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। होम रूल का मेन मकसद ये था कि जो है देश को आज़ादी की तरफ ले जाना, और यहाँ के जो लोग होंगे स्थानीय स्वशासन होगा, और संवैधानिक तरीके से जो है स्थानीय स्वशासन होगा। अच्छा, इसमें इसका बाद में जो है कुछ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हो गए थे, कुछ जो है नरम दल और गरम दल के नेता भी शामिल हो गए थे। जबकि नरम दल वाले हैं वो चाहते थे कि जो भी नियम कानून हो वो संवैधानिक तरीके से हो, और जो होम रूल था वो संवैधानिक बातों को ही मान्यता दे रहा था अपने टाइप। और गरम दल जो था, गरम दल भी इसके आया, मतलब नरम दल और गरम दल दोनों इसमें, और कुछ जो है कांग्रेस के भी जो सदस्य थे वो भी इसमें होम रूल लीग में आते हैं। हालांकि बहुत लंबे समय तक ये चल नहीं पाया था। आगे जाके एनी बेसेंट जो थी वो जो है 1919 में आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, उसकी जो है तरफ बढ़ जाती हैं। उनको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था उन लोग का, इस तरफ इसलिए जो है वो उनकी तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे क्या हो गया, होम रूल समापन हो गया था। लेकिन अब ये टॉपिक है आपके इसमें, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपको जो सार बता दिए हैं क्या चीज़ें हैं, अब इसमें हम जो है मेन पॉइंट को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, 6 साल की लंबी सजा काटने के बाद, तिलक की बात हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। 6 साल की लंबी सजा काटने के बाद 16 जून 1914 को तिलक जो है जेल से रिहा होकर के पुणे आए थे। कहाँ आए थे? पुणे आए थे, और पुणे में ही उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। फिर आगे आता है 8 मई। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 16 जून 1914 को जो है वो 6 साल की सजा काट कर आए थे। पिछले एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि जो है तिलक कितने साल जेल में रह करके आए थे, तब जाके होम रूल की स्थापना किया था, तो आप 6 साल जो है जानते रहिएगा। 8 मई 1915 को जोसेफ बैटिस्टा की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रवादियों का पुणे में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। ठीक है, और बैप्टिस्टा ने राजनीति में तिलक के पुनः प्रवेश का स्वागत भी किया था, और होम रूल लीग की स्थापना का उसने सुझाव भी दिया था। हमने आपको पहले बताया कि जब वो जेल से निकल के आए तो उन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, कि जहां से वो अपनी जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वहां से सक्रियता को दिखाने का, तो उसको अब उनको कोई मंच मिल नहीं रहा था। तो उस समय जो है बैटिस्टा जो थे उन्होंने इनको जो है बताया कि आप जो है, पहले तो उनका स्वागत किया फिर से राजनीति में आने के लिए, फिर उनको यह सुझाव देता है कि आप होम रूल लीग की स्थापना को करिए। ठीक है, आगे जो है होम रूल लीग की स्थापना के समय 15 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई। कितने लोग कमेटी गठित की गई? 15 सदस्यीय एक टीम बनाया जाता है। इस कमेटी की सिफारिश पर कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस और बरार ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। हालांकि ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी बेलगांव में। ठीक है, और जोसेफ बैटिस्टा जो थे इसके अध्यक्ष थे, तथा ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, एनसी जो केलकर थे वो इसके सचिव चुने गए थे, किसके? होम रूल लीग के। ठीक है, मतलब क्या पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है कि वो 6 साल की लंबी जेल काटने के बाद तिलक 16 जून 1914 को वापस आए थे। उसके साथ साथ जो है जोसेफ बैटिस्टा ने इनका फिर से राजनीति में पुनः स्वागत किया और इनको होम रूल लीग स्थापना करने का सुझाव दिया। उसके बाद फिर उनकी 15 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई। उसके बाद उसकी जो है 28 अप्रैल 1916 को बेलगाम में जो है होम रूल लीग की स्थापना के प्रस्ताव को पूरी तरह से मंजूरी मिल जाती है। उसके बाद अब जब मंजूरी मिल जाती है तो उसके जोसेफ बैटिस्टा इसके पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं, और एनसी केलकर जो थे इसके सचिव चुने जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। आगे दिया गया है आपका कि 1 मई 1916 को बेलगाम में जनसभा को संबोधित करते हुए तिलक ने होम रूल की स्थापना
की जानकारी सबको दी। अभी मतलब जब उसकी स्थापना हुई तो भाई बहुत सही समय पर तो सबको पता नहीं चल पाया। तो उस समय जो है जनसभा को संबोधित कर रहे थे कब, 1 मई 1916 को उन्होंने तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना हो गई ऐसा लोगों को उन्होंने बताया, क्योंकि उस समय पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया था नहीं। हालांकि प्रिंट मीडिया था भी तो उसमें जो है अंग्रेज पूरा दबिश लगा के रखे थे ना, उसमें कुछ मतलब राष्ट्रवादी कोई भी विचारधारा की कोई भी पत्रिकाएं आप छाप नहीं सकते थे, पूरा एकदम चारों तरफ से बैन था। हालांकि इसके बावजूद भी जो है तिलक के पास जो है 2 पत्रिकाएं थी उनकी, एक क्या थी मराठा, एक केसरी थी, जिसके माध्यम से वो लोगों को अब तक अपनी बातों को पहुंचाते, होम रूल लीग के बारे में लोगों को बताते हैं, जिससे जो है ये तिलक का जो होम रूल लीग था ये काफी चर्चित भी हुआ था इन कंपैरिजन टू एनी बेसेंट का जो था आपका। आगे पॉइंट क्या बनता है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना ही होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इनका क्या था कि हम ब्रिटिश के अंतर्गत रहेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही रहेंगे, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था उनका, कि हमारा जो है शासन होगा, यहाँ के लोगों के द्वारा शासन होगा। बात समझ में आई आपको। आगे इस आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, कौन कौन, तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, आगे मैंने आपको फोटो भी आपको दिखा दिया उनका। दोनों ने एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया था। कि पहले होम रूल लीग का स्थापना तो भाई आयरिश महिला थी, उन्होंने किया था, इन्होंने भी किया। अब बाद में दोनों मिल करके निर्णय लेते हैं कि हम लोग आगे जो है होम रूल लीग को आगे बढ़ाएंगे। तिलक के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। मद्रास में एक अड्यार जगह था, अड्यार में जो है इसकी स्थापना करती हैं, अड्यार में। यद्यपि भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने ही वर्ष 1914-15 में प्रारंभ किया था, मतलब 14 के आखिरी और 15 के स्टार्टिंग के अप्रॉक्स जो है भारत में होम रूल लीग की स्थापना मतलब इनके पहले ही जो है कर दिया था। किसने कर दिया था, एनी बेसेंट ने कर दिया था। अब मान चलिए कि जब, लेकिन अगर एक तरीके से सक्रियता देखा जाए उस समय, हालांकि देखिए आप समझिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा कि एनी बेसेंट जो है 1914-15 के समय ही भारत में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कर देती है, लेकिन उस समय क्या थी, ये महिला थी। अब महिलाओं का वर्चस्व इतना उस समय आगे, आज से 70-80 साल पहले की बात है, उस समय महिलाओं का इतना ज्यादा सक्रियता, हालांकि लोग उतना प्रायोरिटी महत्वता नहीं देते थे महिलाओं को, इसलिए वो काम तो करना चाहते थे स्वशासन का ही, लेकिन उतना अधिक मात्रा में अपनी बातों को लोगों तक वह पहुंचा नहीं पाई, इसलिए वो ज्यादा सफल नहीं हुई। बाद में जब आते हैं बाल गंगाधर तिलक, वो अप्रैल 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना करते। उनके पास पत्रिका थी, केसरी मराठा के जरिए जो है अपनी बात तक लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ तब जाकर वो सितंबर 1916 में, ये अप्रैल 1916 की बात है, फिर एनी बेसेंट सितंबर 1916 से एक्टिव होते हैं, तब दोनों मिल करके काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मद्रास में सितंबर में लीग की स्थापना से पूर्व ही एनी बेसेंट ने, अच्छा मद्रास में तो सितंबर में हुआ था, उसके पहले ही जो है 1914-15 में जो है स्थापना इसका हो गया था। 1916 में लंदन में होम रूल लीग की स्थापना जो है कर दी गई थी। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को अपना होम रूल लीग का सचिव भी बनाया था और अड्यार मद्रास में जो है इसका मुख्यालय स्थापित किया था, जो कि मैं पहले बताया। जो इनका एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसमें जो है उन्होंने सचिव किसको बनाया था, जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था, और अपना जो मुख्यालय स्थापित किया था, हेडक्वार्टर जो स्थापित किया था वो अड्यार में स्थापित किया था, जो कि क्या है, कहाँ है, मद्रास में उस समय था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। आगे दिया गया है कि एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया, ये तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है आपके लिए, लेकिन ऐसे ही मैं मेंशन कर दिया हूं कि एनी बेसेंट के सहयोगियों में बीपी वाडिया तथा सीपी रामास्वामी अय्यर, ये दोनों क्या थे, प्रमुख थे। एनी बेसेंट का जो आपका उनका होम रूल लीग था। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। इनका जन्म जो है 1874 ईस्वी में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए। 1874 लंदन में इनका जो है जन्म हुआ था। यह क्या थी, एक आयरिश महिला थी। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई थी, जहां पर उन्होंने स्वतंत्र चिंतन, जिसको फ्री थॉट कहा जाता है, उम्र सुधारवाद, रेडिकलिज्म, फेबनियनवाद और ब्रह्म विद्या जिसको थियोफोंसी कहा के प्रचार में जो है भाग भी लिया था। ये कहाँ है, लंदन की ही बात हो रही है।
मतलब उनके जो राजनीतिक करियर की शुरुआत थी वो जो है इंग्लैंड में ही ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके बाद वो आती कब है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए कि 1893 ईस्वी में वह भारत आती हैं और भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश कब होता है, 1913 में होता है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, 3 पॉइंट आप याद रख लीजिए। उनका जन्म, वो आयरिश महिला है, उनका जन्म 1874 के लंदन में हुआ था, ठीक है। वो भारत 1893 में आती हैं और उनका जो भारत में राजनीतिक प्रवेश होता है वो 1913 में होता है। बस इतना 4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि तिलक और बेसेंट, ये एनी बेसेंट है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ने अपनी अपनी लीग के लिए कार्य का बंटवारा भी किया। मतलब भाई अभी 1916 के जब ये लोग 1 अप्रैल में शुरू होता है, 1 सितंबर में स्टार्ट होता है, फिर जाके इन लोग दोनों लोग साथ में जो है इसको काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने कार्य का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। तिलक का क्षेत्र जो था कर्नाटक, महाराष्ट्र को छोड़ करके मध्य प्रांत और बरार था, तथा शेष जो किसके जिम्मे था, वो एनी बेसेंट के जिम्मे में था। बाकी जो रीजन बनते थे वो एनी बेसेंट के क्षेत्र में आता था। वो एनी बेसेंट के लीग का स्वरूप अखिल भारतीय लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, किंतु कुछ समय के बाद गुजरात के ग्रामीण इलाकों की में इनकी शाखाएं जो है क्या हो गई, अधिक सक्रिय हो गई। मतलब उनकी सर्वाधिक जो शाखाएं थी एनी बेसेंट की, वो कहाँ थी, मद्रास में थी, उत्तर भारत में था। और मद्रास के वैसे ज्यादा उनका जो भी ब्रांचेस वगैरह शाखाएं थी वो मद्रास में थी। बाद में जो है गुजरात के जो ग्रामीण इलाके था उनकी तरफ जो है उनकी सक्रियता अधिक हो गई। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा, डबल स्टार का ट्रिपल स्टार बना लीजिए इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है। तो कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, एनी बेसेंट की पत्रिका है। और न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, मैं 4 पत्रिका आपको बता चुका हूं। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक का है, वही कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है, आपका एनी बेसेंट का है। तथा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से लीग का प्रचार किया। मतलब क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ना, था तो प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसमें कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट का है, और तिलक का मराठा और क्या है, केसरी है। भाषा इन लोग को पूछता है, मराठा इंग्लिश भाषा में था, जबकि केसरी क्या था, मराठी भाषा में था। इस चीज को आप याद रखेंगे। एनी बेसेंट ने जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। ये जो कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका है वो 1914 में ही जो है इसको प्रकाशित किया था, जिसका उद्देश्य था धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक तथा राजनीतिक सुचार के लिए जो है प्रचार करना था। उस जो कॉमनवेल्थ उनकी पत्रिका थी, मतलब एक तरीके से सुधार के लिए जो है उन्होंने पत्रिका को निकाला था। इन्होंने मद्रास में एक इंडिया प्रेस था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए कि मद्रास में एक इंडिया प्रेस था, उसमें क्या हो गया, वो ठप हो गया था। उसके पास जो है पैसा पूंजी था नहीं, तो पूंजी नहीं था, तो उसने क्या, उससे जो है ये एनी बेसेंट जो है उस प्रेस को खरीद लेती हैं। मद्रास का इंडिया प्रेस था, उसको ये खरीद लेती हैं। बाद में उसी जो प्रेस खरीदती हैं, उसी जो है 14 जुलाई 1914 से उसको क्या नाम देते हैं, न्यू इंडिया। वही पत्रिका का नाम जो इंडिया प्रेस के नाम से खरीदी है, बाद में उसी पत्रिका को जो है प्रकाशित करती है नए नाम से, और वो नया नाम क्या देते हैं, न्यू इंडिया। 2 याद रखना है आपको, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और न्यू इंडिया जो था वो जो है मद्रास में एक इंडिया प्रेस थी जो कि पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, उसके पास पैसा था नहीं, उसने जो है इसे खरीदा और उसको नया नाम देता है न्यू इंडिया, और उसको जो है अपना प्रकाशित करते हैं। आगे तिलक की होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक की जो होम रूल लीग थी वो अधिक शक्तिशाली थी। उसका रीजन ये था कि हमने आपको पहले बताया कि उसमें क्या था, उनके पास पत्रिकाएं थी, पत्रिका के माध्यम से वो जनता तक अपनी बात को पहुंचा रहे थे। ठीक, उसके साथ साथ महिला थी, महिलाओं को उतनी समाज में प्रायोरिटी नहीं मिलती थी, इसलिए जो है जो एनी बेसेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो पीछे रह गया। और वहीं जो है होम रूल जो इनका था, बाल गंगाधर तिलक का था, वो आगे जो है आगे बढ़ते बढ़ते शक्तिशाली होते चला गया। ठीक है, लेकिन पतन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, आप जो है देखिए आगे।
आगे दिया गया है कि तिलक ने होम रूल लीग का खूब प्रचार किया और क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा और भाषाई राज्यों की मांग को स्वराज की मांग से जोड़ दिया। मतलब अपना क्षेत्रीय भाषा में लोगों तक अपनी बात को, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा लोग समझते हैं और उनको जो है आसानी से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और अन्य भाषाओं के आधार पर प्रांतों की गठन की मांग का ही अर्थ है कि शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा में हो। मतलब वो कहते हैं कि एक भाषा के आधार पर जो है क्षेत्र का जो है प्रांतों का बंटवारा होना चाहिए। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया था। अभी कल मैं आपको लखनऊ पैक्ट बताया था, तो जो उनका लखनऊ अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें होम रूल के समर्थक जो थे अपना जो है मजबूती से शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। किसमें? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 31वां नंबर का जो है उनका अधिवेशन था। अगला पॉइंट क्या बनता है, एनी बेसन के लीग की सदस्यता वर्ष 1917 में अपने चमोत्कर्ष मतलब बहुत ऊपर लेवल पर, एक बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जिसमें लगभग 27,000 सदस्य थी। कितने थे? 1917 में जो है होम रूल लीग जो एनी बेसन का होम रूल था, उसमें कुल कितने मेंबर हो गए थे? लगभग 27,000 मेंबर हो गए थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू है, ये सप्रू है, तेज बहादुर सप्रू, बी चक्रवर्ती तथा जे बनर्जी आदि नेताओं ने एनी बेसेंट की लीग की सदस्यता को ग्रहण भी किया था। इस समय 1917 की बात है, वो एकदम लेवल पे था, मतलब एक ऊंचाई पर था एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था। आगे गोपाल कृष्ण, जस्ट 1 मिनट, चलिए आगे दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को भी लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कि जो इनका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही जो स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था। देखिए एक पॉइंट ये भी बन गया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के का स्थापना किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, तो उनके जो सदस्य थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य थे, उनको जो है होम रूल लीग में जो है अनुमति प्रवेश की नहीं थी। तिलक ने 17 मई 1917 में नासिक में अपने लीग की पहली वर्षगांठ भी मनाई, तो मतलब 1 साल पूरा हो गया। तो 1917 में नासिक में उन्होंने जो है अपना 1 साल का वर्षगांठ भी मनाया था। होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इनका दमन करने के लिए तिलक द्वारा होम रूल लीग की सभाओं में दिए गए भाषणों के आधार पर जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। ये कुछ मेन पॉइंट थे आपके होम रूल लीग से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर कोई पूछे कि होम रूल लीग का पतन कैसे होगा, तो होम रूल लीग का पतन क्या होगा, आगे जो है ये आपके बाल गंगाधर तिलक कुछ दिन बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, वो बाद में 1919 में आता है। एक क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में, जिसके उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसकी तरफ ध्यान न देते हुए वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। इसलिए धीरे धीरे इसका भी क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, तो कुछ ये मेन पॉइंट थे और एग्जाम में इतने ही पॉइंट बनेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है आपका जाएगा नहीं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।